Hello student, first paper Sociology BA third year. Lesson 2. Today's topic is ज्ञान का उदय, नई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियाँ. Okay, so today's topic is ज्ञान का उदय, enlightenment. Enlightenment, new social, economic and political forces. एज यू नो, यूरोप में सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की ओर संक्रमण होने का एक प्रमुख कारण यूरोप में कुछ नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का उत्पन्न होना था. पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों की बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं से यह अनुमान लगाया जाता है कि यूरोप में यह अनुमान लगाया जाता है या फिर अनुमान लगाया जाने लगा क्या कि यूरोप में अब तक एक नया युग आरंभ होने वाला है. तो यूरोप में क्या है, सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की और जो भी संक्रमण हुआ, संक्रमण होने का प्रमुख कारण क्या था, यूरोप में कुछ नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का उत्पन्न होना. पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में जो बदलती हुई जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाएं थी, उनसे हमने ये गैस किया, ये अनुमान लगाया कि यूरोप में अब तक एक नया युग शुरू होने वाला है. नेक्स्ट है आपका यूरोप में ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट इन यूरोप. ओके, तो अनेक विचारक यह मानते हैं कि समाजशास्त्र के विकास में ज्ञानोदय की भी एक विशेष भूमिका रही है. अंग्रेजी के शब्द एनलाइटनमेंट का कोई स्पष्ट हिंदी पर्याय न मिल सकने के कारण हम इसे ज्ञानोदय, जागरण या प्रबोधन जैसे शब्द से संबोधित कर सकते हैं. तो एनलाइटनमेंट इन यूरोप, अनेक विचारक क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र के विकास में, इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी, एनलाइटनमेंट इज ए इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी. अंग्रेजी का जो शब्द है जिसका एनलाइटनमेंट, जिसका कोई भी देयर इज नो एनी सिनोनियम इन हिंदी. अभी तक अंग्रेजी के शब्द एनलाइटनमेंट का कोई स्पष्ट हिंदी पर्याय नहीं मिल सकने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ज्ञानोदय या प्रबोधन जैसे शब्द से भी संबोधित कर सकते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू and Rousseau says here that रूसो के नाम, ये मॉन्टेस्क्यू और रूसो जो है, इनके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. ऐसा माना जाता है कि ज्ञानोदय से संबंधित विचारक दो मुख्य बौद्धिक धाराओं से प्रभावित हुए, जिनमें एक को हम 17वीं शताब्दी का दर्शन तथा दूसरी को नए वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव भी कह सकते हैं. ज्ञानोदय पर रूढ़िवादी प्रतिक्रिया. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या है, ज्ञानोदय पर रूढ़िवादी प्रतिक्रिया, कंजर्वेटिव रिएक्शंस टू द एनलाइटनमेंट. अकॉर्डिंग टू द सीजमैन ने क्या लिखा है, सीजमैन राइट हियर दैट अबाउट द एनलाइटनमेंट कि ज्ञानोदय से संबंधित विचारों पर अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं हुई. ज्ञानोदय से संबंधित विचारों पर अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं हुई तथा अनेक लेखकों ने ज्ञानोदय से संबंधित उदारतावाद का विरोध करना आरंभ कर दिया. जैसा कि हम बाद में स्पष्ट करेंगे कि ज्ञानोदय के पक्ष और विपक्ष में दिए जाने वाले विचारों के फलस्वरूप फ्रांस में आरंभिक समाजशास्त्र का विकास एक ऐसे रूप में हुआ जिसमें ज्ञानोदय तथा रूढ़िवादी प्रतिक्रिया का मिश्रित रूप देखने को मिलता है. So there is the next topic, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मीन्स फ्रांस की क्रांति. इस संबंध में टोकियाबिले ने लिखा है कि बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों को अपने विचारों को बदलने का सबक क्रांति से ही, फ्रांस की क्रांति से ही मिल सका. वास्तव में फ्रांस की क्रांति एक ऐसी घटना है जिसका प्रभाव विश्व युद्धों से भी अधिक
हुआ। विश्व युद्धों ने जहां पूरे यूरोप को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया, वहीं फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया की स्वतंत्रता, समानता, नई व्यवस्था और बंधुत्व पर आधारित विचार भी दिए। इस महत्वपूर्ण क्रांति को समझने के लिए पहले उन सामाजिक आर्थिक दशाओं को समझना आवश्यक है जिनके अंतर्गत फ्रांस की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। ओके, तो इस महत्वपूर्ण क्रांति, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इस फ्रांस की क्रांति को समझने के लिए पहले उन सामाजिक आर्थिक दशाओं को समझना है हमें। वहाँ जो भी फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, अगर हमें और जगह की व्यवस्था को देखना है, मतलब महत्वपूर्ण क्रांति को समझने के लिए पहले सामाजिक और आर्थिक दशाओं को समझना जरूरी है जिनके अंतर्गत फ्रांस की क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। अब है फ्रांस की क्रांति के कारक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स, मतलब राजनीतिक कारक, और सेकंड क्या है, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स, एंड थर्ड धार्मिक कारक, रिलीजियस फैक्टर्स, एंड फोर्थ इकोनॉमिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स आर्थिक तथ्य, मतलब आर्थिक कारक, एंड नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, वैचारिक कारक। तो इसमें ये जो राजनीतिक कारक है उसमें क्या बताया गया, राजनीतिक कारक में बताया गया है कि राजनीतिक समाजशास्त्र की यह मान्यता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने में सरकार और मंत्रण नेताओं का महत्व सबसे ज्यादा होता है। यह सच है कि सन 1743 से निरंकुश शासकों द्वारा कुछ उदारतावादी कार्यक्रम लागू किए जाने लगे, लेकिन इन्हें लागू करने का काम जिन अधिकारियों, ओहदेदारों और सामंतों का था, वे अपने विलासितापूर्ण जीवन के बारे में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। इट्स मीन दैट जो भी सामंतवादी थे या फिर जो भी अधिकारी थे, तो उन्हें अपनी ये जो विलासितापूर्ण, जो अपनी लग्जरी, जो अपना आरामदायक जीवन बिता रहे थे, तो उस जीवन से वो किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, तो ये राजनीतिक कारक के बारे में ही मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें इस तरह, मतलब यह एक तरह का निरंकुश शासन था। क्या था ये? एक तरह का निरंकुश शासन था जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हो सकी। लुई सोल्वे के शासनकाल में शासन के उच्च पदों पर भी उन लोगों को नियुक्त किया जाने लगा जिनमें कोई व्यक्ति योग्यता और कुशलता नहीं थी। मतलब ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाने लगा जो व्यक्ति पूरी तरह से ना तो योग्य थे और ना ही उनमें किसी तरह की कुशलता थी। इस समय की न्याय व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण थी कि एक तरह के अपराध के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों को मिलने वाला दंड अलग अलग था। न्याय के सभी अधिकार राजा में ही केंद्रित थे और यहाँ एक अत्याचारी शासन भी था। यह क्या था? एक तरीके से अत्याचारी शासन था जिसमें राज्य द्वारा नियुक्त सामंत लोग जनता से किसी भी तरह के टैक्स वसूल करने में लग गए और इस निरंकुश राजतंत्र के कारण ही अंदर जनसाधारण में शासन के प्रति विरोध बढ़ने लगा। ओके, इज दैट क्लियर? पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट है आपका सामाजिक कारक, मतलब सोशल फैक्टर्स। आई विल टेल यू अबाउट दिस सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या हुआ था? देखिए, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों में विभिन्न वर्गों के बीच पाई जाने वाली सामाजिक असमानता को एक प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। फ्रांस की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था एक सामंतवादी व्यवस्था थी। इसमें सामंतों को भी सभी तरह के विशेष अधिकार मिले हुए थे, जबकि साधारण जनता को भी वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिनमें वे अपनी सामान्य आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इट्स मीन दैट फ्रांस में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, मतलब तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था एक सामंतवादी व्यवस्था थी। इसमें जो सामंत होते थे, तो उन सामंतों को तो मतलब विशेष अधिकार दिए गए थे,
जबकि जो एक साधारण व्यक्ति था, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन था, एक साधारण व्यक्ति था, उसको इतनी भी सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, उसको इतनी भी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, इतनी सुविधाएं भी उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही थी जिससे बेचारा वो अपनी सामान्य जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो उसकी नेसेसरी थिंग्स होती हैं, सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी वो पूरा कर सके। सामंतों की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो बड़े बड़े व्यवसायों के साथ आटा पीसने की चक्कियां तथा सामंतों के अधिकार में थीं। इतनी ज़्यादा उनकी ताकत बढ़ गई थी कि बड़े बड़े व्यवसायों के साथ आटा पीसने की चक्कियां तक सामंतों के अधिकार में थीं और अपने व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं के लिए सामंत कुछ भी कीमत देने के लिए स्वतंत्र थे। ओके, अब नेक्स्ट है आपकी धार्मिक कारक। नेक्स्ट है आपका धार्मिक तथ्य। इसमें क्या है? रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स हम ये पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पादरियों का भ्रष्ट आचरण, उनके द्वारा मध्यम वर्गीय लोगों, किसानों और मजदूरों का धर्म के नाम पर शोषण, उनका विलासपूर्ण जीवन, वे प्रमुख दशाएं रहीं जिन्होंने फ्रांस की धार्मिक सत्ता के प्रति लोगों में असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया। इस तरह पूरे फ्रांस में परंपरावादी कैथोलिक चर्चों का व्यापक प्रभाव था तथा कैथोलिक चर्च की कट्टरता का विरोध किया तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी के पारस्परिक विरोध खुलकर सामने आने लगे। धीरे धीरे इन दोनों संप्रदायों के बीच संघर्ष लगातार उग्र होने लगा और प्रोटेस्टेंट धर्म जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में था, वहीं कैथोलिक पादरी और सामंत किसी भी तरीके से अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयत्न करने लगे। इस धार्मिक संघर्ष ने भी क्रांति का रास्ता तैयार कर दिया। एंड नेक्स्ट, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स में है फ्रांस की क्रांति से पहले। देखिए, फ्रांस की क्रांति से पहले वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कुलीन वर्गों के हाथ में आ जाने के कारण जनसाधारण का शोषण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मतलब जो भी वहां के जनसाधारण लोग हैं उनका तेजी से बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। बार बार होने वाले युद्धों के कारण भी फ्रांस की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और राजमहल के विलासपूर्ण जीवन पर करोड़ों फ्रैंक का अपव्यय हो रहा था। लुई 15वें के शासनकाल में जो 7 वर्ष का लंबा युद्ध चला, उसके फलस्वरूप एक समय तो पूरा राजकोष समझ लो खाली हो गया। लुई 16वें के समय में पूरा राजकोष ही खाली हो गया था। इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये थी, देयर इज ए ग्रेट आयरनी, कि चापलूस मंत्रियों और दरबारियों से घिरे रहने के कारण राजा को राजकोष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मतलब राजा को वो राजकोष खाली हो गया। लुई 15वें के शासनकाल में राजा का पूरा जो राजकोष था, उसका पूरा जो भंडार गृह था वो खाली हो गया और राजा को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। उसे यही नहीं पता था कि उसका राजकोष खाली हो चुका है। दूसरी ओर चर्च की आय में निरंतर वृद्धि हो रही थी। उसी समय इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में फ्रांस में बनी वस्तुओं की मांग कम होने लगी। फलस्वरूप कुलीन वर्ग ने अपने शोषण का जाल और अधिक व्यापक कर दिया और इन दशाओं के बीच फ्रांस में आर्थिक असमानताएं इतनी बढ़ गई कि जनसाधारण का जीवन एक भंवर में फंसने लगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, मींस वैचारिक कारक। सभी विचारक ये मानते हैं कि जनसाधारण के विचारों में परिवर्तन हुए बिना कोई क्रांति नहीं होती। ओके, फ्रांस में पर्यावरण पुनर्जागरण के फलस्वरूप तो मानवतावादी, समताकारी और धर्मनिरपेक्ष विचार आरंभ हुए। उन्होंने क्रांति के लिए अनुकूलन वातावरण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू ने राज्य सत्ता की निरंकुशता का विरोध करने के साथ ही व्यक्ति पर चर्च के शोषण की कटु आलोचना की और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक थी, किनकी बुक थी? इट वॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू एंड दिस बुक नेम इज द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में विस्तार के साथ ये स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के हाथों में सत्ता केंद्रीकरण होना राज्य और जनता दोनों के लिए बहुत घातक है। अपने मानवतावादी चिंतन के द्वारा उन्होंने जिन धर्मनिरपेक्ष विचारों को प्रोत्साहन दिया, उन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू।